हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जो पार्ट 1 वीडियो है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए देखते हैं पार्ट 2 वीडियो में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इमेजिन दैट यू आर एन indentured Indian labor in the Caribbean. Drawing from the detail in the chapter, write a letter to your family describing your life and feeling. आपको एक लेटर लिखना है अपनी फैमिली को और आपको डिस्क्राइब करना है अपनी लाइफ और फीलिंग के बारे में। आपको ये इमेजिन करना है कि आप क्या है, आप एक इंडियन लेबर है, जो कि आप इंडियन लेबर कहीं पर काम करने जाते हैं और उस शहर का नाम क्या है, कैरिबियन शहर है। तो वहाँ पे जो आपकी लाइफ है, जो आपकी फीलिंग है, वो आप सारा इस लेटर पे लिखेंगे और जो आप ये डिटेल बताएंगे वो इन दी चैप्टर के माध्यम से है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर में लिखा है डियर फैमिली, मतलब अपने परिवार के लिए लेटर लिखना है, तो इसलिए लिखा है डियर फैमिली, आई होप you all are fine dear. I am working in Caribbean as an indentured labor. Through this letter, I want to tell you about my work life and hardship. I have been hired of the colonials under a contract which include wrong information regarding the place of work, mode of travel, and living and working condition. The contractor used harsh and abusing language for us. तो आप अपने लेटर में अपने फैमिली को लिख रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप सब वहां पर सब ठीक होंगे। मैं इस लेटर के माध्यम से आपको ये बता रहा हूं कि मैं कैरिबियन में एक इंडोर लेबर के रूप में काम कर रहा हूं। मैं आपको अपने कामकाज जीवन के बारे में भी बता रहा हूं कि मुझे कॉलिंस यानी IFS द्वारा काम पर रखा गया था, जिसमें ट्रैवल, रहना, खाना पीना और काम करने की स्थिति के बारे में मुझे गलत बताया गया। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ही अपमानजनक लैंग्वेज यूज़ करता है और there is a lot of work at the plantation with heavy work and sometimes I have to finish all of it in just one day. The contractor cut my wages if he is not satisfied with my work. I am living here a slave life. I know you will be very upset to know my situation, but the government here are thinking to introduce new laws to protect the laborers like us. So I hope this situation will pass soon. तो वो बता रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। हम बहुत ही भारी भारी सामान उठाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं एक ही दिन में सारा काम ख़त्म कर देता हूँ, मतलब 2 दिन का काम मैं एक ही दिन में कर लेता हूँ। तभी भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, हमारी वेजेस को कट कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं है, तो मैं इस नौकरी को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और मुझे पता है कि आपको जब मैं ये लेटर बता रहा हूँ, आप ये लेटर पढ़ रहे हो, तो आपको मेरी स्थिति जानकर बहुत परेशान होंगे, लेकिन आपको मेरी परेशानी में परेशान नहीं होना है। यहाँ की जो सरकार है वो मजदूरों की सुरक्षा के लिए नए कानून यानी न्यू लॉ लाने की सोच रही है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये सिचुएशन जल्दी ही सही हो जाएगी। और आपका प्यारा बेटा, योर लविंग सन। तो ये था जिसमें आपने इमेजिन किया कि आप कहाँ काम करते हैं, एक इंडोर लेबर कैरिबियन नामक शहर में काम करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फॉलोज within the international economic exchange. Find one example of each type of flow which involved India and Indians. Write a short account of it. क्वेश्चन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रभाव यानी फ्लोज की व्याख्या करनी है, आपको डिटेल लिखनी है और तीनों प्रकार की गतियों को भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण भी देने हैं। तो आंसर में तीनों टाइप्स आएंगे। द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लो विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज आर ट्रेड फ्लो, ह्यूमन कैपिटल फ्लो एंड कैपिटल फ्लो और इन्वेस्टमेंट. These can be explained as the trade in agriculture, product, migration of labor and financial loans to from other nation. तो 3 टाइप्स के मूवमेंट और फ्लो है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है द फ्लो ऑफ ट्रेड है, सेकंड है द फ्लो ऑफ लेबर है और जो थर्ड है वो है द मूवमेंट ऑफ कैपिटल या उसे इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहला वाला जो पहला है द फ्लो ऑफ ट्रेड। इसमें क्या है, इसमें है
Trade in goods, example to other wheat. India was a hub of trade in the pre-modern world, and it exported textile and spices in return for gold and silver from Europe. Fine cotton was produced in India and was exported. With industrialization, British cotton manufacture began to expand and industrialize, prescribed the government to restrict cotton imports and protect local industries. As a result of tariffs that were imposed on cloth imports, the flow of fine India cotton began to decline. मतलब जो पहले का क्या मतलब है, ट्रेड का फ्लो मतलब व्यापार का फ्लो हो रहा है। कपड़े या गेहूं जैसे सामानों से व्यापार होता है। भारत यानी इंडिया प्राचीन काल से ही, पुराने ही समय से व्यापार संबंधों में शामिल था। इसने यूरोप से सोने चांदी के बदले में क्या किया, कपड़ा और मसालों का निर्यात किया। भारत हमारे देश क्या करता था, कपड़ा और मसाले भी निर्यात करता था। ओके, सेकंड क्या फ्लो है, सेकंड है द फ्लो ऑफ लेबर, यानी लेबर यानी श्रम का फ्लो। इन द फील्ड ऑफ लेबर, इंडस्ट्री लेबर वॉज प्रोवाइडेड फॉर माइंस, प्लांटेशन एंड फैक्ट्रीज abroad in huge numbers in the 19th century. This was an instrument of colonial domination by the British. Industrial labor were hired under contract, which promised return travel to India after they had worked 5 years on the employer plantation. The living conditions were harsh, and the laborers had little protection of the law, or from its they had little right. जो श्रम का फ्लो इसमें क्या है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, सैकड़ों हजार मजदूर कहाँ गए, बागान, खानों, दुनिया भर में सड़क और रेलवे निर्माण परियोजना पर लग गए थे। तो जैसे अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन में लिखा था कि आप इमेजिन करो कि आप कैरिबियन में काम करते हैं, एक इंडोर लेबर में, वहाँ पे आपके साथ क्या क्या होता है। तो इसमें बताया गया था चैप्टर में कि वहाँ पे क्या होता है, 5 साल तक कोई दूसरे कंट्री में चला जाता है, 5 साल बाद ही वो अपने देश आ सकता है, जब तक वो 5 साल तक वहाँ पे काम ना कर ले। और उनसे बहुत ही हार्श लैंग्वेज में बात की जाती है। जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही अपमानजनक लैंग्वेज यूज़ करता है, उनको सही से वेजेस नहीं देती, उनको उनके वेजेस काट दी जाती है, बड़े बड़े प्लांटेशन में काम किया जाता है, उनसे प्रॉमिस किया जाता है कि 5 साल बाद आप अपने घर जा सकते हैं। तो ऐसा था वहाँ पे श्रम का फ्लो यानी लेबर का फ्लो। थर्ड है द मूवमेंट ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कहा जाए, यानी पूंजी प्रवाह। Lastly, Britain took generous loans from the USA to finance the World War. Since India was an English colony, the impact of these loans was felt in India too. Food and other crops for the world market required capital. Large plantation could borrow it from banks and market. पूंजी प्रवाह यानी कैपिटल में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। तो जो लास्टली क्या हुआ, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था। किससे लोन ले लिया था, यूएस से ले लिया था, फाइनेंस कर लिया था। किस कारण किया था, वर्ल्ड वॉर के कारण किया था। तो उस टाइम जो इंडिया था वो इंग्लिश कॉलोनी था, क्योंकि वहाँ पे क्या कौन रह रहे थे, ब्रिटिश लोग रह रहे थे। तो वो भी इंडिया भी उस लोन के कारण क्या हो गया था, उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी। जो फूड थे, जो अदर क्रॉप्स थे, उसके लिए भी क्या चाहिए होती, वर्ल्ड को मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल, लार्ज प्लांटेशन चाहिए थी। इसीलिए ये जो क्या हुआ था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो जो भारत में जो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या होता, कई यूरोपीय लोगों ने क्या किया, भारत में अपने क्या खोलने शुरू कर दिए, कारखाने खोलने शुरू कर दिए। इसके अलावा क्या हुआ, जो कई भारतीय व्यापारियों ने भी क्या किया, यूरोपीय उपनिवेशों के बाहर उद्यम यानी फैक्ट्रियां खोली, और उन्होंने दुनिया भर से जो व्यस्त बंदरगाह थे वहाँ पे समृद्ध एम्पोरिया भी खोले थे। ओके, नाउ अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। आपको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, उनके कारण के बारे में बताना है, मतलब महामंदी किन कारण से हुई वो बताइए। तो आंसर है द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर। तो जो महामंदी के जो कारण थे वो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्रैश इन 1929. It created panic among investors and depositors who stopped investing and depositing. As a result, it created a cycle of depreciation. मतलब इसमें क्या हुआ, जो स्टॉक मार्केट था, स्टॉक मार्केट में ये हुआ कि जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। कब,
1929 में वो क्रैश हो गई, मतलब नीचे गिर गया, जिससे जो निवेशकों और जमाकर्ताओं के बीच आतंक पैदा हो गया। इसीलिए उन्होंने निवेश और जमा करना, यानी जमा करना और पैसा निकालना भी बंद कर दिया। तो इससे क्या हो गया, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया। सेकंड, क्यों महामंदी हुई? फेलियर ऑफ द बैंक, यानी बैंक फेल हो। सम ऑफ द बैंक क्लोज डाउन व्हेन पीपल विदड्रॉ ऑल देयर एसेट्स। ये विद क्लोज के बाद डाउरी लिखा हुआ है, वो डाउरी तो नहीं है, वो डाउन है, DOWN, डाउन। किसके बाद? जो ये फेलियर के नीचे वर्ड लिखा है ये क्या है? डाउन है। ये R और I नहीं है, ये N है, यानी DOWN। तो प्लीज़ आप इसको सही कर दीजिएगा, ये करेक्शन गलत हो गया है टाइपिंग करने में। तो डाउन व्हेन पीपल विदड्रॉ ऑल देयर एसेट्स लीविंग देम अनेबल टू इन्वेस्ट। सम बैंक कॉल्ड back loans taken from them at the same dollar rate in spite of the falling value of dollar. It was worst by British change in policy to value pound and the pre-war value. अब क्या हुआ, जो बैंक थे वो फेल हो चुके थे। जब लोगों ने अपनी सभी संपत्ति वापस ले ली और कुछ बैंक बंद हो गए, तो कुछ बैंक ने डॉलर के गिरते मूल्यों के बावजूद उसी डॉलर की दर से ऋण वसूला, तो इसलिए भी फेलियर ऑफ द बैंक हुआ। थर्ड क्या था? थर्ड था एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन वॉज अ major problem. As a result, agriculture prices fell. As prices fell, so did agricultural income. This increased the volume of goods in the market. The situation got worse in the market. Prices fell down. Further, farm produce began to rot due to the lack of buyers. एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, उससे बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया मगर प्राइसेस गिर गई। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे हम इकोनॉमिक में पढ़ते हैं कि अगर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो प्राइसेस गिर जाते हैं, और अगर चीज़ कम होती है तो हमारे प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो वैसे ही एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हुआ तो प्राइसेस कम हो गई, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन से जैसे जैसे प्राइसेस गिरी वैसे वैसे एग्रीकल्चर की इनकम में क्या आ गई, कमी आ गई। इससे मार्केट में जो चीज़ों की तादाद थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सिचुएशन और ज़्यादा मार्केट में खराब हो गई, प्राइसेस और ज़्यादा गिर गए, जो फार्म में प्रोड्यूस हुई थी वो भी गिर गई, क्योंकि खरीदने के लिए कोई बायर्स ही नहीं थे, वो खरीदना ही नहीं चाहते थे, इतना प्रोडक्शन हो गया था। तो ये थे महामंदी के कारण। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन what is referred to as the G77 countries. In what ways can G77 be seen in the reaction to the activities of the Bretton Woods twins? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि G77 कंट्रीज से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की ट्विंस आगे क्या है, वुड्स यानी संतान भी बोल सकते हैं, कि प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, आपको डिटेल में बताना है। तो क्या है G77? चलिए देखते हैं। G77 countries is a group of developing countries that demanded a new international economic order by the NIEO. They mean a system that would give them real control over their natural resources, more development assistance and better access for their manufactured goods in developed countries market. यानी G77 किसको कहा जाता है? ये उन कंट्रीज को कहा जाता है जो विकासशील यानी डेवलपमेंट देशों का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक नए NIEO के लिए आवाज उठाई है। NIEO से उनका मतलब था कि ऐसी व्यवस्था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर वो पहुंच सके। दूसरा क्या पूछा गया? दूसरा पूछा गया है ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ब्रिटेन वुड्स ट्विन यानी जुड़वा। The Bretton Woods twin, example, the International Monetary Fund and World Bank have been established by the developed countries. The decision-making power in this institution is in the hands of the Western industrial power and USA. These institutions were set up to meet the financial needs of the industrialized countries and had nothing to do with the poverty and lack of development in the former colonial countries and developing nation. G77 was created to cater the needs of developing nation. Therefore, G77 be seen as reaction to the activities of Bretton Woods twins.
ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और विश्व बैंक विकसित देशों द्वारा स्थापित किया गया था। इन संस्थानों में निर्णय लेने की शक्ति पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में थी। विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही G77 बनाया गया था। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। पार्ट 2 था ये कौन से चैप्टर का? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।